गुड मॉर्निंग। आजाद एग्रीकल्चर कोचिंग की तरफ से आज रसायन विज्ञान की अगली क्लास और महत्वपूर्ण क्लास है तत्वों का वर्गीकरण, जिसको ये टेबल और साथ साथ में इससे क्वेश्चन अगर ना आए समझ लो तो 1-2 नंबर उसके पक्का गए। तो तत्वों का वर्गीकरण अच्छे से नोट्स बनाएंगे, जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं अच्छे से देखेंगे। तत्वों का वर्गीकरण क्या होता है, किस वैज्ञानिक ने क्या परिकल्पना दी, किस आधार पर इसको आवर्त और वर्ग समूहों में बांटा गया, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। तो तत्वों का वर्गीकरण में सर्वप्रथम एक प्राउड की परिकल्पना आई। किसकी आई? प्राउड की। प्राउड की परिकल्पना ये 1815 ईस्वी में आई थी। पूछते का प्राउड की परिकल्पना कब आई? तो 1815 ईस्वी में आई। इन्होंने क्या बताया था? इस परिकल्पना के अनुसार सभी तत्वों के परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु के ठीक गुणांक होते हैं, लेकिन ये परिकल्पना पूर्णतः गलत सिद्ध हुई। इनका कहना था अगर परमाणु क्रमांक जैसे मान लो क्लोरीन है, परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना है? 17 है, तो इसका ठीक विपरीत उल्टा हो जाए, अर्थात कितना? 34। लेकिन होता कितना है? इसका होता है क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है? 35 होता है, नहीं होता? 35.5 होता है। तो यहाँ पर 34 क्यों नहीं हुआ? तो इसलिए ये परिकल्पना भी गलत सिद्ध हुई। तो प्राउड की परिकल्पना का मतलब था तो हाइड्रोजन के पूर्णतः क्या हो जाए? ठीक गुणांक हो जाए, अर्थात तो गुना हो जाए परमाणु क्रमांक के। लेकिन यह परिकल्पना हो गई थी गलत। ये थी हमारी प्राउड की परिकल्पना। लेकिन इतना पता होना चाहिए तत्वों का वर्गीकरण में प्राउड की परिकल्पना का अध्ययन कब आया? 1815 में आया। अब दूसरी परिकल्पना कौन थी? डाबे-रायनर के त्रिक समूह नियम। कौन थी? डाबे-रायनर की त्रिक डाबे-रायनर की त्रिक परिकल्पना या त्रिक समूह परिकल्पना। त्रिक समूह परिकल्पना। तो इसमें क्या बताया गया? इनका कहना था त्रिक कल्पना में क्या कहना था इनका? इन्होंने बताया कि पहले और तीसरे वाले जो तत्व होते हैं उनके बीच वाला तत्व क्या होता है? इन दोनों का आधा होता है। क्या बताया गया? कि पहले और तीसरे वाला नाम से देखो प्रतीक चल रहा है कि त्रिक समूह परिकल्पना। कैसा नियम? त्रिक समूह। इन्होंने 3-3 के समूहों में वर्गीकृत किया था। 3-3 के समूहों में क्या किया था? वर्गीकृत किया था। इसलिए इनका नाम पड़ गया था त्रिक समूह परिकल्पना। और किसकी है? डाबे-रायनर की त्रिक समूह परिकल्पना। तो इसमें इनको बताया था, क्या बताया था? जैसे लिथियम का 7 होता है परमाणु भार। फिर सोडियम परमाणु भार कितना होता है? लिथियम का परमाणु भार 7, सोडियम का 23 होता है। और उसके बाद इन्होंने बताया था पोटास का होता है 39। अब इन्होंने बताया था पहला और तीसरा अगर हम जोड़ देंगे उसका 2 से भाग दे देंगे, जो आधा आएगा वो हमारा हो जाएगा त्रिक समूह परिकल्पना डाबे-रायनर की। तो इसका मतलब क्या हुआ? 39 में 7 जब जोड़ेंगे तो 46 हो जाएंगे, और उसमें क्या हो जाएगा? 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 23। तो आ गया बीच का भाग 23। इन्होंने 3-3 के रूप में बांटा था, लेकिन इनकी परिकल्पना भी गलत सिद्ध हुई थी। कुछ ही परमाणु अर्थात कुछ ही तत्वों में इनकी परिकल्पना सिद्ध हुई थी, बाकी सभी में सिद्ध नहीं हो पाई थी। तो इनकी परिकल्पना गलत साबित हुई थी। और आगे जो हमारे आए थे एक वैज्ञानिक, उनकी अभी हम चर्चा करेंगे। नोट कर लीजिए। वैज्ञानिक आए थे न्यूलैंड का अष्टक नियम। उन्होंने बताया था जो 8वां परमाणु क्रमांक होता है वो समान रूप से आ जाता है, तो इसलिए उनका नाम पड़ गया था न्यूलैंड का अष्टक नियम। लेकिन यह भी कुछ ही तत्वों पर अच्छा साबित हुआ था, लेकिन सब पर साबित नहीं हो पाए थे। लेकिन जो अब महत्वपूर्ण 2 वैज्ञानिक थे वो थे मेंडलीव का आवर्त नियम और दूसरे थे मेंडलीव का आधुनिक आवर्त नियम।
तो दो थे। पहले अब चर्चा करेंगे मेंडलीव के आवर्त नियम पर। मेंडलीव के आवर्त नियम। मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम में पहले हम अंतर समझेंगे। मेंडलीव का आवर्त नियम जो होता है, तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर कहते हैं जो परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, तो किसमें होता है? मेंडलीव की आवर्त सारणी में। अगर पूछे तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन हो, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगर यहीं पर क्वेश्चन कह दे कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन हो, तो हम बताएंगे आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम पर भी चर्चा करेंगे, क्योंकि उन्होंने जो अब चल रही है जिसमें तत्व 118 ज्ञात हैं, पहले जो मेंडलीव के थे उनके तत्व थे मात्र 63। कितने थे जब मेंडलीव ने आवर्त सारणी दिया था? और कभी कभी पूछ देता है किस सन में दिया था मेंडलीव ने आवर्त सारणी, तो सन याद रखना। पहले अंतर याद कर लो, परमाणु भारों के आवर्ती फलन हो तो मेंडलीव की आवर्त सारणी। अगर कहते परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन हो तो आधुनिक आवर्त नियम। तो उन्होंने पूछ दिया कि मेंडलीव का आवर्त नियम कब दिया गया, तो किस सन में दिया गया? तो 1869 में। कभी कभी 1869 भी देता है, कभी कभी 1869 से लेकर के 1871 के बीच में यह मेंडलीव का आवर्त नियम दिया गया था। किस सन में? 1869 से 1871 के बीच में। फिर पूछेगा आवर्त कितने होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, और ये पूछेगा क्षैतिज होते हैं कि ऊर्ध्वाधर होते हैं, ये भी पूछ देता है। तो हमारे आवर्त जो होते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी में, आवर्त होते हैं कितने? 7 होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या पूछेगा, आवर्त संख्या होती है 5, 6, 7, 8। तो आवर्त कितने होते हैं हमारे? 7। फिर अगर क्वेश्चन ये ना पूछ करे, ये पूछ दे मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त होते हैं कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं कि ऊर्ध्वाधर होते हैं? तो कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। कैसे होते हैं? क्षैतिज होते हैं। अगर फिर पूछ दे कि ये बताइए मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्ग या समूह कितने थे? आधुनिक आवर्त सारणी में पूछ देता है तो हम बताएंगे कितने? 9 जोड़े अर्थात 18 होते हैं। लेकिन इसमें अगर पूछ दे कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसमें समूह कितने थे, उनके समय समूह मात्र थे 8 थे। कितने थे? 8 थे। ये कैसे होते हैं? जब ये क्षैतिज है तो वर्ग या समूह कैसे हो जाएंगे? ऊर्ध्वाधर हो जाएंगे। फिर अगर क्वेश्चन यहीं पर फिर घुमा दे कि ये बताइए कि उनके तत्व कितने ज्ञात किए थे मेंडलीव ने, तो मेंडलीव ने हमें ज्ञात किए थे 63। जबकि आधुनिक जो समय चल रही है मेंडलीव की, आधुनिक मोजेले की जो चल रही है, उनके कितने? 118। तो इतना आप नोट कीजिए। फिर पूछेगा जो आवर्त होते हैं जो 7 होते हैं उसमें जो हम कहते हैं किस किस रूप में बांटा गया, कितने कितने तत्व रखे गए, तो हम ये भी देख लेते हैं। तो देखना पहले आवर्त में कितने होते हैं? 2 तत्व। कितने होते हैं? 2 तत्व। और दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने होते हैं? दूसरे तथा तीसरे आवर्त में कितने होते हैं? 8 तत्व। कितने होते हैं? 8 तत्व। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है? ये पूछ देगा कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में दूसरे तीसरे आवर्त में संख्या कितनी संख्या होती है, कितने तत्व होते हैं? तो 8। ये ना पूछ के अगर ये पूछ दे कि दूसरे और तीसरे आवर्त को कहते क्या है, तो इन्हें लघु तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु तत्व। अब फिर पूछ देगा कि ये बताइए कि चौथे, पांचवें, छठे आवर्त में संख्या, चौथे, पांचवें और छठे जो आवर्त नियम था, मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें चौथे, पांचवें और छठे में आवर्त तत्वों की संख्या कितनी थी? तो हम बताएंगे चौथे में 18, पांचवें में 18 और छठे में कितने थे? 32। कितने थे? वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकालने में 2, 8, 18, 32 जो बोहलर पद्धति थी, 2, 8, 18, 32 वो अलग था। ये आवर्त नियम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं मेंडलीव की, उसमें पूछेगा कि दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8। ऐसे अगर ना पूछे पूछते पांचवें में कितने होते हैं? 18, चौथे में कितने होते हैं? 18। अगर ये पूछते कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में छठे
आवर्त में तत्वों की संख्या तो कितनी होती है, 32 होती है। और इन्हें क्या कहते हैं, जब इन्हें लघु कहते हैं तो इन्हें दीर्घ। ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए कि चौथे, पांचवें, छठे, या ऐसे सिर्फ ऐसे पूछ दे पांचवें आवर्त को कहते हैं लघु या दीर्घ, तो आप किसमें टिक मारेंगे, दीर्घ पर मारेंगे। और सातवें में कितने हैं, सातवें आवर्त में तत्वों की संख्या जो है 17 है, लेकिन अभी इन पर खोज लगातार चल रही है। लगातार क्या चल रही है, लगातार खोज चल रही है, जो कि अभी क्या है, अपूर्त है। जो भी नया आता है किसमें जाता है, सातवें आवर्त में ही जाता है। ये थी हमारी मेंडलीव की आवर्त सारणी। फिर अब इसी में क्वेश्चन पूछता है कि ये बताइए कि दूसरे या त्रिक संबंध किसमें पाया जाता है। पूछेगा विकर्ण संबंध, विकर्ण संबंध किसमें पाया जाता है, तो याद रखना दूसरे और तीसरे आवर्त के बीच में विकर्ण संबंध पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विकर्ण संबंध किन किन आवर्त के बीच में पाया जाता है, तो दूसरे और तीसरे आवर्त के बीच में क्या पाया जाता है, विकर्ण संबंध पाया जाता है। विकर्ण संबंध पाया जाता है किसके किसके बीच में, द्वितीय और तृतीय। अब फिर अगर यहां से अगर क्वेश्चन अगर पूछेगा अंदर से, ये पूछेगा किनके किनके बीच में, तो लिथियम। अब पूछेगा लिथियम का किसके बीच में, देखो पहले नोट करते हैं, लिथियम होता है, बेरियम होता है और बोरान होता है। क्या होता है, लिथियम, बेरियम, बोरान, इससे मतलब नहीं कार्बन। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। अब विकर्ण संबंध मतलब समझ लो, तिरछा, अर्थात लिथियम का मैग्नीशियम से, बेरियम का एल्युमिनियम से और बोरान का सिलिकॉन से। क्वेश्चन पूछेगा कि बोरान के बीच में विकर्ण संबंध होता है तो किससे ऑप्शन दिया होगा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, कार्बन, तो सिलिकॉन। तो ऑप्शन किस में टिक मारेंगे, सिलिकॉन पे, बोरान, सिलिकॉन। फिर पूछेगा बेरियम, एल्युमिनियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो अगर क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दे विकर्ण संबंध किनके किनके बीच, किस आवर्त के बीच में पाया जाता है, तो द्वितीय और तृतीय आवर्त के बीच में पाया जाता है। अगर फिर क्वेश्चन पूछ दे कि ये बताइए लिथियम का विकर्ण संबंध है, तो मैग्नीशियम है। अगर पूछ दे बेरियम का विकर्ण संबंध है, तो एल्युमिनियम है। क्वेश्चन फिर अगर यहीं पर पूछ दे कि बोरान का विकर्ण संबंध तो है, तो सिलिकॉन है। क्या होता है, सिलिकॉन होता है। नोट करो। और इन्हीं को एक चीज और याद दे लेते हैं कि विकर्ण संबंध हमने बताया, और कभी कभी पूछ देता है इनको और किस नाम से जानते हैं, तो इन्हीं को हम कहते हैं विशिष्ट तत्व भी कहते हैं। तो विशिष्ट तत्व होते हैं विकर्ण संबंध वाले तत्व होते हैं, और विकर्ण संबंध द्वितीय और तृतीय के बीच पाया जाता है, लिथियम, मैग्नीशियम से, बेरियम, एल्युमिनियम से, बोरान और सिलिकॉन से। अब देखते हैं, ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। मेंडलीव की 1869 से 1871 के बीच में चले थे, जिसमें 63 तत्व थे, और वर्ग कितने थे, वर्ग या समूह हमारे 8 थे, और हमारे आवर्त कितने थे, 7 थे। आवर्त 36 थे और वर्ग या समूह ऊर्ध्वाधर थे। और अब हम बात करते हैं आधुनिक आवर्त नियम। आधुनिक आवर्त नियम इसका प्रतिपादन किसने किया था, मोजले ने किया था। किसने किया था, मोजले। और सन पूछ दे, सन पूछेगा नहीं, फिर भी 1913 में किया था। मोजले ने किया, 1913 में किया। इन्होंने बताया, इसने कभी पूछ देगा आधुनिक आवर्त नियम सारणी में कितने तत्व हैं, तो हम कह देंगे 118 हैं। जबकि मेंडलीव में कितने थे, मात्र 63 थे। फिर पूछ देगा आवर्त कितने हैं, तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 थे और इनके में भी 7 हैं। अगर पूछ दे वर्ग या समूह, वर्ग या समूह, तो मेंडलीव में कितने थे, मेंडलीव में हमारे 8 थे। इनमें कितने हो जाएंगे, हमारे 18। और कभी कभी 8 भी दिया होता है ऑप्शन, कभी कभी 9 भी हो जाता है, लेकिन वैसे तो 8 थे। लेकिन इनके आधुनिक आवर्त सारणी में मोजले ने पहली बार, दूसरे 18 है। अब देखते हैं, इनको पूछा कितने ब्लॉक में बांटा गया है, तो हमारे कितने ब्लॉक में बांटा गया है, 4 ब्लॉक में बांटा गया है।
पूछेगा ब्लॉकों की संख्या होती है, तो ये ब्लॉक जो होते हैं 4 होते हैं। कितने होते हैं? 1 2 3 4, ऑप्शन में क्या हो जाएगा? 4। कौन कौन से होते हैं? SPDF, SPDF। अब यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि पूछेगा धातु किस ब्लॉक में आते हैं, तो हमारे धातु जो होते हैं यस ब्लॉक में आते हैं। फिर ये क्वेश्चन बन गया कि धातु जो होते हैं किस ब्लॉक में आते हैं, तो यस ब्लॉक में आते हैं। फिर अधातु पूछेगा, धातु पूछेगा तो अधातु भी पूछेगा, अधातु पूछेगा तो पी ब्लॉक में आते हैं। पी ब्लॉक में आने वाले तत्व जो होते हैं कैसे होते हैं? अधातु होते हैं। तो डी ब्लॉक में क्या आते हैं? संक्रमण तत्व। ये क्वेश्चन पूछेगा कि संक्रमण तत्व किस में आते हैं, तो डी ब्लॉक में आते हैं। फिर पूछेगा रेडियो एक्टिव तत्व किस में आते हैं, तो एफ ब्लॉक में आते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व, रेडियो एक्टिव तत्व किस में आते हैं? वो हमारे आते हैं एफ ब्लॉक में। क्वेश्चन हो गया कि एस ब्लॉक वाले तत्व होते हैं धातु, पी ब्लॉक वाले तत्व होते हैं धातु, डी ब्लॉक वाले संक्रमण और एफ ब्लॉक वाले होते हैं रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम समूह किस प्रकार का होता है, तो क्षारीय धातु होता है। कैसा होता है? क्षारीय धातु होता है। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम समूह किस प्रकार का होता है, तो क्षारीय धातु होता है। फिर पूछेगा प्रथम समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, प्रथम समूह में कौन कौन से आते हैं, ये क्षारीय होगा। प्रथम समूह में कौन कौन से आते हैं, तो हाइड्रोजन आता है, लिथियम आता है, सोडियम आता है, पोटास आता है, मीडियम आता है और फेरस आता है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि हाइड्रोजन किसमें होता है, तो प्रथम समूह में होता है। किसमें होता है? प्रथम क्षारीय धातु है, तो किसमें आएगा? यस ब्लॉक में आएगा। यस ब्लॉक में प्रथम समूह में आता है हमारा हाइड्रोजन और लिथियम। क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछेगा कि धातु जो होते हैं किसमें आते हैं, यस ब्लॉक में। पूछेगा हाइड्रोजन किसमें आता है, तो हाइड्रोजन आता है हमारा किसमें? प्रथम समूह में। प्रथम समूह किसमें आता है? धातु में आता है। धातु होता है यस ब्लॉक होता है। तो द्वितीय समूह कौन से होते हैं? क्षारीय मृदा धातु में। कैसे होते हैं? ये क्षारीय धातु था, ये क्या था? क्षारीय धातु था। और यहीं पर दूसरा पूछेगा द्वितीय समूह। तो द्वितीय समूह क्या आता है? क्षारीय मृदाएं, क्षारीय मृदाएं समूह। तो इसमें क्या हो जाएगा? धातुएं, क्षारीय मृदाएं धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं जैसे बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टेलियम, बेरियम और रेडियम। ये सब किसमें आते हैं? द्वितीय समूह में आते हैं। किसमें आते हैं? द्वितीय समूह। कुछ क्षारीय मृदा धातुएं किसमें पाई जाती हैं? द्वितीय समूह में पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? द्वितीय समूह में पाई जाती हैं। पी ब्लॉक में यस ब्लॉक हो गया, धातुएं आती हैं। अब पूछेगा जो मेन क्वेश्चन है जिससे मैं बताऊंगा, उतने जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उतना ही बताऊंगा। पी ब्लॉक में कौन से आते हैं? पी ब्लॉक जो होता है 11 से लेकर 18 समूह तक होता है। पूछेगा पी ब्लॉक जो होता है कितने से कितने तक होता है? 13 से 1 से 12 कितना हो गया हमारा? पहला वाला इस ब्लॉक। अब पी ब्लॉक क्या होता है? 13 से लेके 18 तक। कितना होता है? 13 से 18 तक होते हैं, वो हमारे पी ब्लॉक में आते हैं। जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलेनियम और एंडेनियम और फिर होता है सिलिकॉन। ये हमारे किसमें आते हैं? पी ब्लॉक में। 14वें समूह में क्या सा होता है? 14वें समूह में कार्बन परिवार होता है। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन परिवार होता है, तो 14वें समूह में, 14वें समूह में कौन सा होता है? कार्बन परिवार। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन परिवार किसमें होता है? जो कार्बन वाले होते हैं कार्बन परिवार किसमें होता है? किसमें होता है? 14वें समूह में। जैसे कार्बन और सिलिकॉन, सिलिकॉन हो गया और लेड, पीबी जिसे कहते हो सीसा, ये सब किसमें आते हैं? 14वें समूह में, अर्थात कार्बन परिवार। और 15वें समूह को क्या कहते हैं? नाइट्रोजनी परिवार। कौन सा होता है? नाइट्रोजन परिवार। 14वें समूह को कहते हैं कार्बनिक परिवार और 15वें समूह को क्या कहते हैं? 15वें समूह को कहते हैं नाइट्रोजनी या नाइट्रोजन परिवार। इसे कहते हैं निकोजन। कभी कभी पूछ देता है
कि 15वें समूह को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजनी परिवार और निकोजन। निकोजन किस समूह को कहते हैं, 15वें समूह को कहते हैं निकोजन। जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, अमोनियम, एंटीमनी और क्या होता है, पिंडान। ये सब क्या होते हैं, हमारे 15वें समूह में आते हैं, इनको निकोजन कहते हैं। 16वें समूह में कौन सा आता है, ऑक्सीजन परिवार। 16वें समूह में कौन सा आता है, पूछेगा ऑक्सीजन परिवार किसमें आता है, क्वेश्चन आएगा ऑक्सीजन परिवार, तो हमारा 16वें समूह में। पूछेगा नाइट्रोजन परिवार, तो 15वें समूह में। 14वें में क्या आता है, कार्बन का परिवार, तथा कार्बन का परिवार कौन होता है, 14वें में। 15वें में नाइट्रोजन और 16वें में ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन हो गया। सल्फर भी तुम्हारा किसमें आएगा, 16वें में आएगा। और क्या होगा, एल्यूमिनियम, और क्या हो जाएगा, टेलियम भी किसमें आता है तुम्हारा, इसी में आता है 16वें समूह में। और 17वें समूह को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व आएगा। 17वें तत्व को क्या कहते हैं, हाइड्रोजन तत्व। 17वें समूह को हाइड्रोजन तत्व। 15वें समूह को नाइट्रोजन परिवार आता है, 16वें में ऑक्सीजन परिवार आता है और 17वें में क्या आता है, हैलोजन। जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सब किसमें आते हैं, हैलोजन तत्व। जितने भी आएंगे इसमें 17वें समूह में हैलोजन तत्व वाले, जैसे मैंने बताया, क्या बताया, फ्लोरीन, फिर बताया क्लोरीन, फिर बताया ब्रोमीन, फिर बताया आयोडीन, ये सब किसमें आते हैं, इसमें आते हैं। और पूछेगा 18वें समूह में कौन सा आता है, 18वें समूह में कौन से आते हैं, 18वें समूह में कौन से आते हैं, तो अक्रिय गैसें आती हैं। क्वेश्चन पूछ देगा कि अक्रिय गैस या ओ ग्रुप जिसे बोलते हो, क्वेश्चन पूछेगा ओ ग्रुप किस समूह में होता है, तो 18 में होता है। और क्वेश्चन ऐसे ना पूछे अक्रिय गैसें किस समूह में पाई जाती हैं, तो अक्रिय गैस किसमें पाई जाती हैं, तो 18वें समूह में पाई जाती हैं अक्रिय गैस। क्वेश्चन पूछेगा कार्बन परिवार 14वें समूह में, पूछेगा नाइट्रोजन का परिवार 15वें समूह में, पूछेगा ऑक्सीजन का परिवार 16वें समूह में, पूछेगा हाइड्रोजन का तत्व या हाइड्रोजनी परिवार कौन सा 17वें में, पूछेगा कि ये बताइए ओ ग्रुप या ऑक्सीजन वाला जो अक्रिय गैसें होती हैं, अक्रिय गैसें किसमें पाई जाती हैं, तो 18वें समूह में। जैसे हेलियम, और क्या होता है, नेरियम, और क्या होता है, आर्गन, और क्या होता है, एक्सरी या एक्सई जिसे बोलते हैं, ये किस में होती हैं, इसी में पाए जाते हैं। ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं, ये किसी से भी क्रिया नहीं करते हैं। वे 18 क्वेश्चन भी पूछेगा ऐसे कौन से तत्व होते हैं जो किसी से क्रिया नहीं करते हैं, किस परिवार के होते हैं, तो अक्रिय गैस या जीरो ग्रुप होते हैं। इसे किस में होते हैं, इसी में होते हैं 18वें समूह में। अब देखते हैं पूरे पिरामिड जैसे उपधातु जो होते हैं, उपधातु कितने होते हैं, मात्र 7 होते हैं। कितने होते हैं, उपधातु कितने होते हैं, 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला देखिए एंटीमनी, क्या होता है, एंटीमनी, बोरान, एंटीमनी क्या होता है, Sb, बोरान, एंटीमनी, बोरान, एंटीमनी, बोरान, ये सब क्या होते हैं, उपधातु। कितने होते हैं, 7 होते हैं। मिलिकॉन और मिलिकॉन, बोरान, मिलिकॉन, एंटीमनी, बोरान, मिलिकॉन। टेलेरियम क्या होता है, टेलेरियम, एंटीमनी, बोरान, मिलिकॉन, टेलेरियम। और क्या होता है, पोलोनियम, और क्या होता है, आर्सेनियम और जर्मेनियम, आर्सेनियम और जर्मेनियम।
तो ये हमारे होते हैं कुल मिला के उपधातु कितने होते हैं 7। और क्या होते हैं जर्मेनियम, आर्जेनियम, पोलोनियम, एंटीमनी, बोरान, मिलिकॉन और टेलेरियम। कुल मिलाकर अगर क्वेश्चन इससे पूछेगा ये बताइए आधुनिक आवर्त नियम किसने दिया? मोजेले ने दिया। कब दिया? 1911 में दिया। मोजेले के अनुसार तत्व कितने खोजे गए थे? 118। जबकि आधुनिक आवर्त मंडलीक की आवर्त सारणी के हिसाब से कितने खोजे गए थे? 63। फिर पूछेगा कि आवर्त कैसे होते हैं? क्षैतिज के ऊर्ध्वाधर तो क्षैतिज होते हैं। वर्ग या समूह कैसे होते हैं? ऊर्ध्वाधर होते हैं। फिर क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एस ब्लॉक। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा कि यह ब्लॉक, फिर पूछेगा कि ये बताइए कि उपधातु कौन से होते हैं? 7 होते हैं। फिर अगर क्वेश्चन पूछेगा ऑक्सीजन परिवार किस समूह पाया जाता है? ऑक्सीजन परिवार O0 वाले अर्थात O ग्रुप जो पाया जाता है किसमें पाया जाता है? 18वें समूह में। फिर क्वेश्चन अगर पूछ देगा ये बताइए कि विकर्ण संबंध किसमें पाया जाता है? तो द्वितीय और तृतीय आवर्त के बीच में पाया जाता है। तो पहले आवर्त में संख्या 2 होती है, दूसरे और तीसरे में कितनी 8 होती है, तीसरे चौथे बाजू में 18 32 होती है और सबसे 7वें में कितनी होती है? 17 जो कि अभी अपूर्त है, जिसकी खोज लगातार चल रही है। इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनने वाले थे मैंने आपको पढ़ाया। इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। अगले टॉपिक की अगली क्लास में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।